अब आइए श्री संजय तिवारी जी से, जो आज के विषय विशेषज्ञ हैं, हम वर्ग समीकरण पर चर्चा करें। संजय तिवारी। नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, हमने अपनी पिछली कक्षा में जब वर्ग समीकरण शुरू किया था तब की कुछ बातों को हम पुनः स्मरण करना चाहेंगे, जिससे कि आज जो कुछ भी बताया जाए वह आपको ज़्यादा अच्छी तरह से समझ सकें आप उसे। वर्ग समीकरण हमने आपको बताया था कि ऐसे समीकरण जिनमें चर राशि की अधिकतम घात 2 होती है उन्हें हम वर्ग समीकरण कहते हैं। ax की घात 2 धन bx धन c बराबर 0, इसे हम वर्ग समीकरण का मानक रूप कहते हैं और इसी के आधार पर हम a, b, c आदि के मान निकालकर समीकरणों को हल करते हैं। वर्ग समीकरण को हल करने की विधियां 2 होती हैं। पहली विधि गुणनखंड विधि और दूसरी विधि होती है सूत्र विधि। तो आइए अब हम सबसे पहले गुणनखंड विधि के 2 प्रश्न कम से कम करके देखते हैं कि वह विधि आपको पुनः उसका एक रिवीजन हो जाए और पुनः स्मरण हो जाए कि उनमें हमने क्या क्या बातें आपको बताई थी। मैं आपके समक्ष एक उदाहरण लेता हूँ। x की घात 2 ऋण 4x धन 3 बराबर 0, ये एक वर्ग समीकरण है। इसे हमें गुणनखंड विधि से करना है। पहले संजय जी मैं ये पूछना चाहूँगा, ये वर्ग समीकरण क्यों है? जी हाँ, क्योंकि इसमें चर राशि जो है उसकी अधिकतम घात 2 है, इस कारण यह एक वर्ग समीकरण है। चर राशि का मतलब, यहाँ पर चर राशि का अर्थ है अननोन क्वांटिटी, अज्ञात राशि। अज्ञात राशि x यहाँ पर है। जी हाँ। और x की अधिकतम घात चूंकि इस समीकरण में जी हाँ 2 है, इसलिए हम इसको वर्ग समीकरण कहते हैं। जी। प्यारे बच्चों, ऐसा समीकरण जिसमें अज्ञात राशि की घात अधिकतम घात 2 हो, उसे हम वर्ग समीकरण कहते हैं। जी हाँ। अब इस वर्ग समीकरण को हमें गुणनखंड विधि से हल करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, इसका जो मध्य पद है यानी कि 4, उसको इस प्रकार विभाजित करना है, उसे इस तरह से 2 भागों में तोड़ना है कि a धन b करने पर हमें 4 प्राप्त हो और a गुणा b करने पर हमें 3 प्राप्त हो। पहले संजय जी मेरे ख्याल से आप अपने समीकरण को व्यापक समीकरण से तुलना कर लीजिए। जी हाँ। और तुलना करने से फिर a और b और c का मान बच्चों को आसानी से प्राप्त सर, ये गुणनखंड विधि में अभी अपने को a, b, c के मान की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपने a और b बराबर 4 रखा है, तो ऐसे भी कोई भी 2 भाग। हाँ। तो जब तक आप ये नहीं बताएंगे कि इसमें a और b क्या है, जी हाँ सर, तब तक बात बनेगी नहीं। जी हाँ। मान लीजिए हम ये जो समीकरण हमारा है x की घात 2 ऋण 4x धन 3 बराबर 0, जैसा कि सर ने बताया ax की घात 2 धन bx धन c बराबर 0। तो इससे हम सबसे पहले ये निकालते हैं कि a, b, c के मान हमारे पास क्या हैं। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं एक्स स्क्वायर का कोई गुणांक यहाँ नहीं है, तो हम मानेंगे कि एक्स स्क्वायर का गुणांक जो है वो 1 है, अर्थात a बराबर क्या आएगा हमारे पास 1। बच्चों, जहाँ पर कोई भी चीज़ का कोई गुणांक नहीं होता तो उसका गुणांक अपने आप 1 होता है। जैसे हम एक किताब नहीं कहते, केवल किताब कहते हैं, लेकिन जब 2 किताब कहना हो तो हमें दो जरूर कहना पड़ता है। जहाँ पर कुछ नहीं लिखा होता वहाँ पर हम गुणांक के रूप में 1 मानते हैं, इसलिए a बराबर यहाँ पर कितना हो गया, 1 हो गया। इसी तरह b की जब हम तुलना करेंगे यहाँ, तब b का मान हमारे पास आएगा ऋण 4 और c का मान 3। ये a, b, c के तीनों मान हमने निकाल लिए हैं, जिन मानों को हम आगे आपको हल करके दिखाएंगे। तो जैसा कि मैंने आपसे बताया था कि हमको इसको जब मध्य पद में तोड़ना है तो इस तरह से तोड़ना है कि a और b ऐसे 2 भागों में तोड़ें। a और b इसके 2 भाग हैं, जिसको जोड़ें तो 4 आए और गुणा करें तो 3 आए। अब हम ये देखते हैं कि 3 को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, कैसे इसके गुणनखंड हम कर सकते हैं, जिससे कि हम ये बता सकें कि कौन कौन सी ऐसी संख्याएं हो सकती हैं जिससे 3 प्राप्त होगा। तो जैसे हम मान लीजिए देखते हैं 1 और 3 का गुणा करने पर हमारे पास 3 प्राप्त होगा, और इसके अलावा
हमें किसी भी प्रकार से इसमें 3 नहीं मिल सकता है। अर्थात इसका अर्थ ये हुआ कि ये जो संख्या हमने लिखी है x स्क्वायर 4, उसके हम गुणनखंड करेंगे 3 धन 1, x धन 3। ये 3 धन 1 हमारी दोनों शर्तों को पूरी करता है कि a और b का जो जोड़ है, यानी 3 और 1 को हम जोड़ें तो 4 प्राप्त होगा, और 3 और 1 का गुणा करें तो 3 प्राप्त होगा। इसको और आगे यदि हम हल करना चाहेंगे x की घात 2, और फिर अंदर इस ऋण चिन्ह का गुणा और x का गुणा, ऋण 3x ऋण x धन 3 बराबर 0। x को हमने सर्वनिष्ठ या कॉमन ले लिया तो अंदर बचेगा x ऋण 3, और यहाँ से हमने ऋण 1 कॉमन ले लिया तो अंदर बचेगा x ऋण 3 बराबर 0। x ऋण 3 x ऋण 3, इसको हम आगे आपको अगले स्टेप में बताएंगे। x ऋण 3 और x ऋण 1 बराबर 0। अब हम इसको जब इस तरह से लिखेंगे तो इसका मतलब है कि x ऋण 3 और x ऋण 1 का गुणनफल है 0। इसका अर्थ हुआ या तो x ऋण 3 बराबर 0 या x ऋण 1 बराबर 0। x बराबर ऋण 3 का पक्षांतर करेंगे तो धन 3 या x बराबर धन 1। इस प्रकार हमारा उत्तर प्राप्त होता है हमें धन 3 धन 1। बच्चों यहाँ पर देखिए, संजय जी ने एक समीकरण हल किया, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0, और इसमें उन्होंने x के 2 मान निकाले। एक मान है धन 3 और एक मान है धन 1, अर्थात x बराबर या तो 3 होगा या x बराबर 1 होगा, तभी यह समीकरण संतुष्ट होगा। इस प्रकार से जो x के 2 मान निकाले गए वो मान इस समीकरण के मूल कहलाते हैं। इनको हम इस समीकरण का, इस वर्ग समीकरण का मूल कहते हैं। अब एक दूसरा सवाल देखिए। जी हाँ। अब बच्चों एक और सवाल देखिए, ये थोड़ा सा भिन्न प्रकार का सवाल है। 3x की घात 2 ऋण 4x ऋण 4 बराबर 0। 3x की घात 2 ऋण 4x ऋण 4 बराबर 0। इस सवाल में हम देखते हैं तो हमारे पास x स्क्वायर का भी एक गुणांक है, अर्थात वही समीकरण से मान लीजिए आप इसकी तुलना करते हैं। हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म जो है, जो मानक रूप है, ax स्क्वायर धन bx धन c बराबर 0। तब हम इससे तुलना करते हैं तो हमारे पास यहाँ a बराबर 3 है और b बराबर हमारे पास ऋण 4 है और c बराबर भी ऋण 4 है। इस तरह से गोले लगा के मैंने आपको इसलिए बताया ताकि आप तुलना करके उनको देख सकें कि a के स्थान पर है यहाँ पर 3, b के स्थान पर है ऋण 4 और c के स्थान पर ऋण 4। ये तीनों संख्या में प्राप्त हुई। लेकिन अब मैं पुनः उसी समीकरण को लिखना चाहूँगा, 3x की घात 2 ऋण 4x ऋण 4 बराबर 0। अब हमको इस समीकरण में एक नई बात ये मिल रही है कि x स्क्वायर के साथ भी हमारे पास एक गुणांक है। तो अब हम इसको जब 2 भागों में बांटेंगे, a और b में, तो क्या होगा? अल्फा और बीटा मान लीजिए या दूसरी कोई चीज मान लीजिए। हाँ, a और b पहले मान चुके हैं ना। अल्फा बीटा मान लीजिए। हाँ। मान लीजिए अल्फा बीटा में मानते हैं तो अल्फा में से हमको बीटा घटाने पर 4 आना चाहिए और अल्फा का बीटा में गुणा करने पर हमें इन दोनों का गुणनफल 3 × 4 अर्थात 12 आना चाहिए। अब हम ये सोचते हैं कि इसमें ऐसी कौन कौन सी संख्याएं हो सकती हैं जिनका गुणनफल 12 प्राप्त होता है। आइए हम इनके गुणनखंड लिखते हैं। 12 का हमने मान लीजिए 1 से गुणा किया तो 12 प्राप्त होता है। 6 का हमने 2 से गुणा किया तब 12 प्राप्त होता है। 4 का 3 से गुणा किया तो 12 प्राप्त होता है। कहने का मतलब यह है कि आप a और c का गुणा करते हैं और जो संख्या प्राप्त होती है उसके ऐसे 2 टुकड़े करना चाहते हैं जिनका गुणनफल तो 12 आ जाए और जिनका अंतर 4 आ जाए। और तो आप 12 के संभावित सभी गुणनखंड कर लीजिए। पहला गुणनखंड होगा 12 × 1, दूसरा गुणनखंड होगा 6 × 2, तीसरा होगा 4 × 3 और चौथा होगा 3 × 4। जी हाँ। यही गुणनखंड होंगे, इसके अतिरिक्त तो और कोई गुणनखंड हो नहीं सकते।
अब इनमें से पहले गुणनखंड को टेस्ट कीजिए। जी 12 में से 1 घटाया तो नहीं बचा आपका 4। जी हाँ फिर दूसरे में चलिए, 6 में से 2 घटाया तो 4 प्राप्त हो गया, 4 प्राप्त हो और गया। यही आप 4 प्राप्त करना चाहते थे। जी हाँ इसलिए आप अब नए सिरे से अपने समीकरण को इस प्रकार से लिख सकते हैं जैसे संजय जी लिखकर बता रहे हैं। जी, तो हमारा ये जो समीकरण है 3x की घात 2 ऋण 4x ऋण 4 बराबर 0, इसके हमारे गुणनखंड हो गए 6 और 2, अर्थात 6 माइनस 2, मतलब 4 जहां पर बीच में लिखा था उसको आपने 6 ऋण 2 लिख दिया, क्योंकि 6 और 2 का यदि हम गुणा करेंगे तो हमें 12 प्राप्त होगा, जो कि हमारा अभिष्ट है, और 6 में से 2 हम घटाएंगे तो हमें 4 प्राप्त होगा। आगे हम इसको हल करेंगे, 3x की घात 2, यहाँ ऋण का और x का दोनों का गुणा होगा, ऋण 6x धन 2x ऋण 4 बराबर 0। यहाँ से हमने 3x को मान लीजिए कॉमन ले लिया, तो अंदर बच गया x ऋण 2, और फिर यहाँ पर हमने क्या किया, 2 कॉमन ले लिया, तो अंदर बच गया x ऋण 2, x ऋण 2 कॉमन ले लिया, सर्वनिष्ठ ले लिया, इधर बचा अपने पास 3x, और यहाँ हमारे पास बचता है 2। x ऋण 2 3x धन 2 का गुणनफल है 0, अर्थात x ऋण 2 बराबर 0 या 3x धन 2 बराबर 0, क्योंकि ऐसा क्यों लिखा? देखिए बच्चों, 2 संख्याओं का गुणा कभी भी शून्य नहीं हो सकता जब तक कि उनमें से कम एक संख्या शून्य ना हो। या तो दोनों शून्य होंगी, जी हाँ, अन्यथा एक संख्या उनमें से अवश्य ही शून्य होगी, और अगर दोनों में से एक भी संख्या शून्य नहीं है तो उनका गुणनफल कभी भी शून्य नहीं हो सकता। इसलिए चूंकि हमारे 2 x प्लस x माइनस 2 और 3x धन 2 और 3x धन 2 ये दोनों का गुणनफल शून्य होना है, तो इनमें से दोनों में से एक गुणनखंड अवश्य ही शून्य होना चाहिए। जी या तो पहला वाला शून्य होगा, जी हाँ, अर्थात या दूसरा वाला होगा, या दोनों भी शून्य हो सकते हैं। इसलिए अब आप देखिए बच्चों, सेंगर साहब ने आपको ये बहुत अच्छी बात बताई है कि हम जिस सिद्धांत का यहाँ उपयोग कर रहे हैं, तो हमें ये जानना भी चाहिए कि वास्तव में ऐसा क्यों लिखा गया है। a गुणा b का गुणनफल जब 0 प्राप्त होता है, इसका अर्थ ये है कि या तो a बराबर 0 या b बराबर 0 या दोनों भी 0 हो सकते हैं। इसी सिद्धांत का उपयोग करके हमने यहाँ पर इस सवाल को आगे बढ़ाया है। आइए देखते हैं, x ऋण 2 बराबर 0 या 3x धन 2 बराबर 0, तो x बराबर ऋण 2 का पक्षांतर करेंगे धन 2, या 3x बराबर ऋण 2, x का मान तो हम वही लिखेंगे धन 2, और यहाँ x का मान हम लिखेंगे ऋण 2/3, अर्थात हमारे उत्तर क्या प्राप्त होते हैं हमको, धन 2 एवं ऋण 2/3। बच्चों, यहाँ पर भी आपको दिखा कि यहाँ पर भी x के 2 मान आ गए। वर्ग समीकरण में x के जो 2 मान प्राप्त होते हैं वो इस वर्ग समीकरण का मूल कहलाते हैं। अब बच्चों, हम सूत्र विधि, जो दूसरी विधि हमने बताई थी सूत्र विधि, उस विधि से कुछ सवाल हल कर देखेंगे, क्योंकि उस विधि को भी हमने आपको पहले से बताया था, तो हम चाहेंगे कि एक बार और पुनः स्मरण उस विधि का आप कर लें, उसका एक रिवीजन आपको हो जाए, क्योंकि वह भी बड़ी महत्वपूर्ण विधि है और इस विधि का सवाल लगभग हर वर्ष परीक्षा में पूछा जाता है। अब प्यारे बच्चों, एक बात और है, कभी कभी ऐसा होता है कि गुणनखंड विधि से सवाल नहीं होता, उसका उत्तर गुणनखंड विधि से प्राप्त नहीं होगा, लेकिन कोई भी ऐसा सवाल नहीं होगा जो सूत्र विधि से जिसका उत्तर प्राप्त ना हो। इसलिए सूत्र विधि आपको आना बहुत ज़रूरी है। ये ज़रूरी नहीं है कि प्रत्येक सवाल आप गुणनखंड के विधि से कर सकें। दूसरी एक और महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताऊं कि ये जो सूत्र विधि है वो हमारे देश की अपनी विधि है। हमारे देश के एक प्रसिद्ध गणितज्ञ श्रीधराचार्य ने इस विधि का प्रतिपादन किया था, इसीलिए इसे श्रीधराचार्य की विधि भी कहते हैं। तो चूंकि ये एक ऐसी विधि है जिससे सारे वर्ग समीकरण हल किए जा सकते हैं, इसलिए इसको जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। संजय जी अभी बता रहे हैं कि किस तरह से व्यापक समीकरण का हल इस सूत्र विधि में लिखा जाता है और फिर व्यापक समीकरण से तुलना करके
ए बी सी जो 3 गुणांक हैं उनका मान ज्ञात करके प्रत्येक समीकरण का किस तरीके से इससे हल ढूंढा जा सकता है। आइए विद्यार्थियों, यहाँ स्क्रीन पर आप देखें, ये अभी सूत्र मैंने लिखा है। जैसा कि सर ने आपको बहुत अच्छा इस बात का बताया आपको कि ये जो सूत्र है उसका आविष्कार हमारे भारतीय गणितज्ञों ने किया था। सूत्र है x बराबर ऋण बी धन ऋण अंडर रूट बी की घात 2 ऋण 4ac बटे 2a। सबसे पहली बात मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि बच्चे इस सूत्र को लिखने में ही गलती करते हैं, और जब हम सूत्र को लिखने में गलती करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा सवाल सही नहीं हो सकता। तो आप किस तरह से इसको लिखते हैं वो मैं बताता हूँ। कुछ बच्चे इसको किस तरह से गलत लिखते हैं उसका तरीका भी मैं आपको बताता हूँ, ताकि आप ऐसी गलती ना करें। -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर ऋण 4ac बटे 2a। अब आप ये देख रहे हैं कि जो मैंने नीचे लिखा है सूत्र, उस सूत्र में ऊपर वाले सूत्र में क्या अंतर है। यहाँ पर ये नीचे वाला सूत्र गलत है, समझे ना। संजय जी आपको बताना चाहते हैं कि ऊपर का जो सूत्र उन्होंने लिखा है वो सही है, नीचे का गलत है। क्यों गलत है ये बता रहे हैं संजय जी। ये इसलिए गलत है क्योंकि 2a जो है वो इस पूरी संख्या के हर में है, जबकि इसको ऐसे लिखने से ऐसा पता चलता है कि 2a केवल अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac के ही हर में है। इसको हल करते समय तो लघुत्तम लेना पड़ेगा, इसलिए हमारा पूरा सूत्र ही गलत हो जाएगा। एक और तरीके से बच्चे गलत लिखते हैं इसको, -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। यहाँ ये गलती है कि बी स्क्वायर पर ही केवल अंडर रूट का निशान लगाया गया है, बाकी 4ac को ऐसे ही छोड़ दिया गया है, जिससे भी उत्तर गलत प्राप्त होगा। तो बच्चे इन गलतियों से बचें कि सूत्र को वे गलत ना लिखें। बिल्कुल सही रूप उसका मैंने जो सबसे पहले लिखा है, x बराबर ऋण बी धन ऋण बी अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। हम लोगों ने बहुत सारी कॉपियाँ जब भी हम चेक करते हैं तो हमने आमतौर से देखा है कि बच्चे ये गलतियाँ करते हैं, जिससे कि सूत्र विधि से उनका ये सवाल गलत हो जाता है। और क्योंकि ये विधि बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए आपको बहुत ज़्यादा इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। बच्चों यहाँ पर जो संजय जी ने दूसरा लिखा है, -b प्लस माइनस वर्गमूल बी स्क्वायर माइनस और फिर वर्गमूल के बाहर 4ac। अगर ऐसा होता, ये सही होता, तो इसको इस तरीके से लिखने की जरूरत नहीं थी। बी स्क्वायर का तो वर्गमूल अपने आप भी आता, फिर वर्गमूल लगाने की जरूरत ही क्या रह जाती। इसलिए ये गलत है। एक बात और मैं बता दूं, जो सही सूत्र है उसमें वर्गमूल के सामने प्लस माइनस चिन्ह लगा है। जी हाँ। क्यों लगा है? क्योंकि प्रत्येक धनात्मक संख्या के 2 वर्गमूल हुआ करते हैं, एक ऋणात्मक और एक धनात्मक। बिल्कुल ठीक बताया सर। जैसे 4 है, 4 का वर्गमूल ऋण 2 भी है और 4 का वर्गमूल 2 भी है। अगर आप केवल ऋण 2 लिखेंगे या केवल धन 2 लिखेंगे तो ये बात बनेगी नहीं, गलत होगा। दोनों ही उसके वर्गमूल हैं और यहाँ पर हमें दोनों का ही मान लेना है, इसलिए प्लस माइनस चिन्ह यहाँ पर लिखा गया है। आइए अब हम सूत्र विधि से कुछ प्रश्नों को हल करके देखते हैं। आइए अपने स्क्रीन पर देखिए। सबसे पहले मैं एक आपके सामने प्रश्न ले रहा हूँ। 2x की घात 2 ऋण 13x धन 15 बराबर 0। 2x की घात 2 ऋण 13x धन 15 बराबर 0। अब ये एक प्रश्न यहाँ पर दिया गया है। सबसे पहले आपको मानक वर्ग समीकरण जो है ax की घात 2 धन bx धन c बराबर 0, इससे आपको इस प्रश्न को तुलना करनी है और a b c के मान ज्ञात करने हैं। तुलना करने के लिए a बराबर 2, b बराबर ऋण 13 और c बराबर 15। एक्स स्क्वायर का गुणांक a है, यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक 2 है, तो a बराबर 2, b बराबर ऋण 13 और c बराबर 15, ये हमको प्राप्त हुए। इसके बाद हमारा को क्या करना है कि सूत्र को बिल्कुल सही रूप में लिखना है। x बराबर ऋण b धन ऋण वर्गमूल का चिन्ह बी स्क्वायर ऋण 4ac बटे 2a। ये हमने सूत्र को सही रूप में लिखा। इसके बाद सूत्र में हमें मान रखने हैं। b का मान है ऋण 13 और ये वाला जो ऋण है ये सूत्र वाला ऋण है, ऋण
13 धन ऋण अंडर रूट b की घात 2 मतलब ऋण 13 की घात 2 ऋण 4 a का मान 2 और c का मान 15 4ac बटे 2a 2 और a का मान 2। ये पहली स्टेप में हमने पूरे के पूरे मानों को वैसे के वैसा रख दिया। अगली स्टेप में हम हल करेंगे, ऋण और ऋण का गुणा करेंगे तो धन 13 धन ऋण वर्गमूल का निशान ऋण 13 का वर्ग करेंगे हम 169। यहाँ पर आप गुणा करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 15 का 2 में गुणा किया हमने 30 और 30 का 4 में गुणा किया तो 120 और 2 का 2 में गुणा किया तो 4। आगे हम इस सवाल को बढ़ाएंगे। तो हमारे पास प्राप्त हुआ था 13 धन ऋण माइनस 169 169 माइनस 120 120 अपॉन 4 अपॉन 4 और इसको हम हल करेंगे आगे तो हमें प्राप्त होगा 13 धन ऋण अब 169 में से 120 को हमको घटाना है 49 तो 9 और यहाँ आया 4 बटे 4 13 धन ऋण 49 पर वर्गमूल का निशान है अर्थात हमें इसका वर्गमूल लेना है। तो ऐसी संख्या सोचिए जिसका उसी में गुणा करें तो 49 प्राप्त हो। तो हमको ऐसी संख्या कौन सी प्राप्त होती है 7 बटे 4। अब यहाँ पर ये धन ऋण का चिन्ह 7 के सामने लगा है तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक बार धन ले लीजिए, एक बार ऋण जी। हाँ सबसे तो पहले एक बार हमें हो जाएगा धन चिन्ह लेने पर, धन चिन्ह लेने पर जब हम धन चिन्ह लेंगे तो 13 धन 7 धन 7 बटे बटे 4। 4 13 और 7 हो गया 20 बटे 4 और 4 से हमने भाग दिया तो 5। ऐसे ही ऋण चिन्ह लेने इसके पर बाद हम लेंगे ऋण चिन्ह लेने पर। ऋण चिन्ह हमने लिया अर्थात 7 को ऋण का लेना है 13 में से 7 को हमने घटा दिया तो हमें प्राप्त हुआ 6 बटे 4 6 बटे 4 और 2 से अपन काटेंगे 3 बटे 2। देखो बच्चों यहाँ पर जो संजय जी ने बताया ये तो समीकरण के हमें दो मूल प्राप्त हुए, इनको मूल भी कहते हैं। हाँ। 5 और 3 बटे 5 और 3 बटे 2। ये एक ऐसा समीकरण था जिसको आप सूत्र विधि से भी कर सकते थे और जिसको आप गुणनखंड विधि से भी कर सकते थे। मैं एक ऐसा सवाल दे रहा हूं संजय जी को जो केवल सूत्र विधि से होगा जी, जिसको आप गुणनखंड विधि से नहीं कर पाएंगे। संजय जी कृपया इस सवाल को करके बता दीजिए जिससे कि बच्चे समझ जाएं कि कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनका उत्तर हम केवल सूत्र विधि से प्राप्त कर सकते हैं, गुणनखंड विधि से इस सवाल को हल करना संभव नहीं है। देखिए बच्चों, सर ने ये बहुत अच्छा प्रश्न हमारे सामने दिया है और क्योंकि वर्ग समीकरण का जैसे हमने बताया था कि 2 विधियां होती हैं, एक गुणनखंड विधि और एक सूत्र विधि, तो आप ये भी सोच सकते हैं कि उन दोनों विधियों से हर प्रश्न को हल किया जा सकता है। लेकिन सर ने ये बहुत अच्छी बात हमको बताई कि कुछ प्रश्न, विशेष प्रश्न ऐसे भी होते हैं जिनको गुणनखंड विधि से हल करने में मुश्किल होती है, बहुत कठिनाई होती है और कईयों को तो हल किया ही नहीं जा सकता। इसलिए सूत्र विधि हमें उन प्रश्नों के लिए अत्यंत उपयोगी होती है, जैसा कि ये एक उदाहरण अब आपके सामने स्क्रीन पर है। आइए देखते हैं। प्रश्न है 2x की घात 2 ऋण 2√3x धन 1 बराबर 0। पहला काम हमारा वही मानक रूप लिखना है, x की घात 2 धन bx धन c बराबर 0। सबसे पहला काम वर्ग समीकरण का मानक रूप लिखना। इसके बाद उनकी तुलना करना, जैसे x स्क्वायर की घात 2 है और यहाँ x स्क्वायर a के साथ है और ऊपर वाले का गुणांक है x स्क्वायर का 2 और नीचे वाले का गुणांक है 1 अर्थात a बराबर 2। अब आपको ये ABC के मान ज्ञात करना बहुत अच्छी तरह से मेरे ख्याल से आ गए होंगे। तो हम आगे मान ऐसे लिखते हैं b बराबर ऋण 2√3 और c बराबर 1। ध्यान रखना है जब धन का संख्या होती है तब हम वैसे ही लिख सकते हैं, लेकिन ऋण की संख्या होती है तो विशेष सावधानी हमें बरतनी होती है। तो हमारे पास मान प्राप्त हुए a बराबर 2, b बराबर ऋण
2√3 और c बराबर 1। आइए अब हमारा दूसरा काम क्या है, सूत्र को बिल्कुल सही रूप में लिखना। ऋण b धन ऋण √b की घात 2 ऋण 4ac बटे 2a, ये हमने लिखा। इसके बाद हमारा काम है इसमें मान रखना। ऋण b, तो यहाँ b का मान है ऋण 2√3, एक ऋण हमारे लगाया हमने सूत्र का और दूसरा ऋण संख्या का 2√3 धन ऋण √b की घात 2 अर्थात 2√3 की घात 2 ऋण 4 a का मान 2 और c का मान 1 बटे 2a अर्थात। तो इस प्रकार हम ये देखते हैं यहाँ पर कि सबसे पहले हमने क्या किया, ABC के मान निकाले। ABC का मान निकालने के बाद हमने सूत्र को लिखा और सूत्र लिखने के बाद उसमें हमने मानों को प्रतिस्थापित किया। आइए अब हम इसको हल करके देखते हैं। ऋण और ऋण का यहाँ गुणा किया तो धन हो जाएगा, ये 2√3 हो गया धन ऋण। यहाँ पर देखिए जब वर्ग करना है तो यहाँ पर आपको विशेष सावधानी रखनी है। कैसे, देखिए मैं यहाँ पर आपको अलग से इसको बताता हूँ। एक दूसरे कागज़ पर आप इसको देख लें कि -2√3 का वर्ग आप किस तरह से करेंगे। -2√3 का वर्ग करने का अर्थ है -2√3 का गुणा -2√3 में, क्योंकि मैं एकदम लिख देता तो आपको बच्चों समझ में नहीं आता। ऋण का ऋण में गुणा होगा, धन आ गया, 2 का 2 में गुणा किया 4 आ गया और √3 का √3 में गुणा किया तो 3 प्राप्त हो गया अर्थात धन 12। -2√3 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो हमें प्राप्त होगा धन 12। तो आइए अब हम सूत्र में इसको प्रतिस्थापित करेंगे। धन 12 ऋण, अब यहाँ पर 4 दूनी 8 प्राप्त हो गया बटे 4 प्राप्त हुआ। आइए आज सवाल को और आगे बढ़ाते हैं। हम ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले हमने जो स्टेप प्राप्त की थी उसी को फिर से लिखेंगे। x बराबर 2√3 धन ऋण √ 12 में से 8 गए 12 माइनस 8। अभी मैंने इसी स्टेप को वैसे के वैसा लिख दिया। आइए आगे इसको हल करेंगे हम। 2√3 धन ऋण 12 में से 8 घटाए तो 4 बटे 4। अब यहाँ √ का चिन्ह हमें ये याद दिलाता है कि हमें इस संख्या का वर्गमूल लेना है। ये संख्या अभी अपने आप में पूर्ण नहीं है, तो फिर से हम पुनः इसको लिखेंगे। 2√3 धन ऋण और √4 का वर्गमूल आया 2 बटे 4। अब हम इसके बाद और इस संख्या को हल करें यदि, तो फिर वही हमें करना है क्या, ऊपर से 2 कॉमन ले दीजिए। हाँ, धन चिन्ह लेने पर मान लीजिए यहाँ से 2 कॉमन लेते हैं तो संख्या और छोटी हो जाएगी। तो हमें प्राप्त होगा √3 धन 1 कोष्ठ में लगा दीजिए प्लस माइनस बटे 4। 2 से 4 को हमने काट दिया 2। तब हमें यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा √3 धन ऋण 1 बटे 2। धन चिन्ह लेंगे तो केवल धन चिन्ह अब धन चिन्ह जब अपन लेते हैं तो केवल हम इसको लिखेंगे √3 धन 1 बटे 2, और जब हम ऋण चिन्ह प्राप्त करेंगे तो हम लिखेंगे ऋण √3 ऋण 1 बटे 2। तो उत्तर हमें इसके प्राप्त होते हैं √3 धन 1 बटे 2 और √3 ऋण 1 बटे 2। ये एक विशेष प्रकार का सवाल था। ये दोनों करणीयाँ हैं, जी हाँ, आप जानते ही हैं। तो आपने देखा कि यहाँ पर 2 मूल प्राप्त हुए, दोनों करणी के रूप में हैं, और ये मूल इस समीकरण के हैं। ये समीकरण जो वर्ग समीकरण था, इसे केवल सूत्र विधि के द्वारा हल किया जा सकता है। आपके गुणनखंड विधि से इसको हल करने में बहुत कठिनाई होती है और आप बच्चों के स्तर पर यह हल करना भी संभव नहीं हो पाता है। इसलिए बच्चों, सारे सवाल आप सूत्र विधि से हल कर सकते हैं, लेकिन सारे सवाल आप गुणनखंड विधि से हल नहीं कर सकते। इसलिए सूत्र विधि आपको आना बेहद जरूरी है। आइए अब संजय जी, बात करें हम मूलों की। सवाल और बहुत कर हैं, इसमें बहुत से सवाल हैं। हाँ, नहीं, इससे पहले एक बात और देख लें
कि कुछ ऐसे समीकरण होते हैं जो दिखते तो वर्ग समीकरण नहीं है, लेकिन उन्हें वर्ग समीकरण के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है और उन्हें परिवर्तित करके उनका मान ज्ञात किया जा सकता है। कुछ ऐसे समीकरण देख लीजिए संजय जी जिसको वर्ग समीकरण में परिवर्तित करना पड़े। बच्चों, ये जो बात अभी सर ने कही है इसे हम कहते हैं समानीत करना, पावर में रिड्यूस करना। क्या होता है कि जैसे हमने आपको परिभाषा बताई थी कि वर्ग समीकरण वे समीकरण होते हैं जिनमें चर राशि की अधिकतम घात 2 होती है, लेकिन आप यहाँ पर आप देख रहे हैं कि चर राशि की या अज्ञात राशि की अधिकतम घात 4 है। तो पहले हमको इसको वर्ग समीकरण के रूप में परिवर्तित करना पड़ेगा। वास्तव में ये वर्ग समीकरण नहीं है, अभी ये कौन सा समीकरण है? ये 4 घात का समीकरण, चतुर्थ घात समीकरण है ये। लेकिन इस 4 घात के समीकरण को हम एक वर्ग समीकरण में सबसे पहले परिवर्तित करेंगे और वर्ग समीकरण में परिवर्तित करने के बाद उसका हल वर्ग समीकरण की तरीके से हम ज्ञात करेंगे। इसके लिए हमने क्या किया, हमने ये मान लिया कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। जब y की वैल्यू एक्स स्क्वायर होगी तो इसका मतलब हुआ y स्क्वायर की वैल्यू होगी x की पावर 4। तो इस समीकरण में जहाँ भी x की पावर 4 है या x की घात 4 है वहाँ हम लिखेंगे y स्क्वायर, और जहाँ x की घात 2 है वहाँ हम लिखेंगे y। तो इस समीकरण में हमने जब इन मानों को प्रतिस्थापित किया तो हमारे पास जो समीकरण का रूप प्राप्त हुआ वो प्राप्त हुआ y स्क्वायर ऋण 26y धन 25 बराबर 0। अब ये एक वर्ग समीकरण हो गया, समीकरण बन गया। और इस वर्ग समीकरण को आप या चाहे तो गुणनखंड विधि से हल कर दें और चाहे तो आप सूत्र विधि से हल कर लें, और इस तरीके से आपका y स्क्वायर का मान वो x स्क्वायर का मान प्राप्त होगा। जी हाँ, क्योंकि ये समीकरण किस में है? y में है, और y को हमने क्या लिखा है? x स्क्वायर की जगह पे लिखा जी है। हाँ। इसलिए इससे हमें x स्क्वायर का मान प्राप्त होगा और उससे हम फिर x का मान ज्ञात कर सकते हैं। देखिए, जैसे हम इसको हल करें आगे तो हम सीधे इसको करते हैं। अब हमको क्या करना है कि 26 को ऐसे 2 भागों में बांटना है, 26 को, कि उसको हम जब जोड़ें 2 भाग ऐसे करें कि जोड़ने पर 26 प्राप्त हो और गुणा करने पर 25 प्राप्त हो। तो बहुत आसानी से बच्चों आप भी सोच सकते हो कि ऐसी संख्याएं तो 25 और 1 ही हो सकती हैं, क्योंकि 25 और 1 को जोड़ेंगे तो 26 और 25 और 1 का गुणा करेंगे तो 25 प्राप्त होगा। तो हमने इसको किस प्रकार से लिखा? 26 को हमने लिखा 25 धन 1 y धन 25 बराबर 0। सवाल को और हम आगे बढ़ाते हैं। हाँ, हमारे पास जो स्टेप प्राप्त हुई थी वह स्टेप हमारे पास थी y स्क्वायर ऋण 25 धन 1 y धन 25 बराबर 0। हल करने के लिए माइनस का और y का, ऋण और y का दोनों का हम गुणा करेंगे तो हमारे पास ये स्टेप प्राप्त होगी। y हमने कॉमन लिया तो हमारे पास बचेगा y माइनस 25। यहाँ से -1 हमने कॉमन लिया तो बचेगा y माइनस 25। y माइनस 25 कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा y ऋण 1 बराबर 0। फिर वही बात आ जाती है, दो संख्याओं का गुणा है, शून्य है, तो इसलिए इन दोनों संख्याओं में से एक शून्य होनी चाहिए या दोनों शून्य होनी चाहिए। y माइनस 25 बराबर 0 या y ऋण 1 बराबर 0। तो y बराबर पक्षांतर किया प्लस 25 या y बराबर यहाँ पक्षांतर किया धन 1। अब यहाँ पर एक विशेष बात बच्चों आपको ध्यान रखनी है। वो बात ये ध्यान रखनी है कि कई बच्चे क्या करते हैं कि इसी को उत्तर लिख देते हैं कि 25 और 1 हमारा उत्तर आ गया, जबकि ये उत्तर नहीं है। मैं एक बार फिर से आपको वही पुरानी बात याद दिलाना चाहता हूं, जब हमने ये सवाल शुरू किया था हमने देखिए सवाल शुरू करते समय लिखा था कैसे सकता है, समीकरण तो आपका x में दिया हुआ है और उत्तर आप y में लिख रहे हैं। x की घात 4 में हमको समीकरण दिया गया था x के रूप में, y के रूप में तो हमने बदला है, इसलिए हमको उत्तर को भी x के रूप में ही बताना है। तो आइए इसको हम किस तरह से जगह पर x स्क्वायर लिख लें, x के रूप में परिवर्तित कर देंगे। बहुत आसान और छोटा सा है। y की जगह हम लिखेंगे x स्क्वायर बराबर 25। तो x का मान आएगा √25 अर्थात x बराबर +-5। इसी तरह हम इसको हल करेंगे। प्लस माइनस जरूर लिखेंगे, अगर प्लस माइनस नहीं लिखा तो आपके आधे अंक कट जाएंगे। इसी प्रकार जब आप इसको हल करेंगे तो x बराबर धन ऋण 1 आपको प्राप्त होगा, अर्थात उत्तर हमको क्या प्राप्त हुए इसके
+-5 और +-1। संजय जी, अर्थात 4 उत्तर हमें प्राप्त हुए। देखिए अभी संजय जी ने आपको एक ऐसे समीकरण को हल करके बताया जो वास्तव में चतुर्थ घात समीकरण था, लेकिन उसे वर्ग समीकरण में परिवर्तित किया गया और आपने देखा कि चतुर्थ घात समीकरण के उत्तर 4 प्राप्त हुए, 4 उत्तर प्राप्त हुए, जबकि वर्ग समीकरण के उत्तर कितने प्राप्त होते हैं? 2 प्राप्त होते हैं। आज बस यहीं तक, समय की सीमा है, समय समाप्त हो रहा है। संजय जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने अच्छी तरीके से प्रश्न हल करके बताए। नमस्कार। प्यारे बच्चों, इससे आगामी कक्षा में हम वर्ग समीकरण के मूल और उनकी प्रकृति के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।